नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं महेश तपासे जी, जो कि एनसीपी से हैं, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हैं और जो आज हमारे साथ बात करने वाले हैं कि क्या आगे गतिविधियां रहेंगी एमएलसी के चुनाव को लेकर के इस कोरोना के दौरान, और साथ ही कोरोना से जूझने के लिए क्या तैयारी हो रही है महाराष्ट्र की। तो आइए आपको मिलाते हैं महेश तपासे जी से। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉलिटिकल दाव पेच। और मैं आपसे सर ये पूछना चाहूंगा कि कोरोना तो बहुत हो लिया सर, अब इसी बीच जो है एमएलसी के चुनाव आ रहे हैं, तो एमएलसी के चुनाव को लेकर के और आपकी इस टाइम पे गठबंधन की सरकार है, तो सर कैसे आप उसको देख रहे हैं? आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को साबित करने की तैयारियों में लगे हैं, या आप एक गठबंधन की तरह इस एमएलसी के चुनाव को लड़ेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के एमएलसी के चुनाव का रास्ता बिन विरोध यानी अनअपोज्ड की तरफ तय हो चुका है। 9 प्रत्याशी टोटल खड़े हो चुके हैं। वहां पे एनसीपी के 2, शिवसेना का 2, कांग्रेस का 1 और भारतीय जनता पार्टी के 4। सो मुझे लगता है कि अभी किसी प्रकार का चुनाव इसमें होगा ऐसी परिस्थिति नहीं है। एनसीपी की तरफ से हमारे जो प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री शशिकांत शिंदे जी और एक युवा नेता अमोल मिटकरी जी, उनके नाम की घोषणा आज हो चुकी है। उन्होंने अपना चुनावी पत्र, जो आवेदन पत्र है उनका, 12 बजे के लगभग दोपहर को जो सेक्रेटरी है लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके कार्यालय में जमा भी कर दिया है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी या बहुत ज्यादा राजनीतिक पेच प्रसंग होगा, इसमें ऐसी परिस्थिति अब नहीं है सर, और दूसरी चीज, अब मैं थोड़ा सा कोरोना की तरफ आता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की जो स्थिति है, खास करके अगर मुंबई की बात करूं, स्लम्स कह लीजिए, क्लस्टर्स कह लीजिए, उसकी वजह से काफी ज्यादा ही नो डाउट सरकार अपना कार्य करती हुई दिख रही है, बट काफी चीजों में मिस हो रहा है। तो सर, आप कैसे इसको लेते हैं? क्या आपको सेंटर की तरफ से कुछ मदद मिलने में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन की कमी है, जो ये बढ़ता ही जा रहा है? आपकी क्या राय है और क्या टिप्पणी है सर इस पे? देखिए गौरव जी, महाराष्ट्र एक एम्प्लॉयबल स्टेट रहा है। हिंदुस्तान की आजादी से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला अगर स्टेट पिछले 50-55 वर्षों में अगर रहा है तो महाराष्ट्र है। स्वाभाविक रूप से मुंबई शहर एक इंटरनेशनल सिटी है, अंतरराष्ट्रीय शहर है, इसलिए हर प्रदेश के लोग मुंबई शहर में बसते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। पूरे विश्व के लोग व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए मुंबई में आते हैं। बैंकिंग का बहुत बड़ा व्यवसाय है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भी वहीं पर स्थित है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से निवेश का जो जरिया है वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से मुंबई से होता है। स्वाभाविक रूप से बहुत बड़े पैमाने पे लोग मुंबई शहर में बसते हैं। अब ये अगर प्लस साइड है तो माइनस साइड भी सुन लीजिए। मुंबई शहर के अंदर एक किनारे पे पूरा समंदर है। तो जिस प्रकार से आपके दिल्ली शहर में बहुत बड़ा लैंड मास आपको अवेलेबल है, चारों साइड में अगर दिल्ली फैल सकती है, तो उस प्रकार का फैलाव ये मुंबई शहर में नहीं हो सकता। मुंबई सिर्फ एक लाइन में बढ़ सकती है। एक जगह चर्चगेट है तो दूसरी तरफ विरार है, या सीएसटी स्टेशन है तो कल्याण डोंबिवली वाला वहां पे स्टेशन आ गया। तो मुंबई शहर एक लाइन में बढ़ने वाला या बसने वाला या बढ़ने वाला शहर है। उसका फैलाव चारों तरफ नहीं हो पा रहा, इसीलिए लैंड मास की कमी और कमतरता होने के कारण लोगों को उनके निवास के लिए बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। छोटे छोटे घर हैं, आदमी भी ज्यादा है। लेकिन मुंबई में अगर एक कहावत मुंबई में और भी है कि मुंबई में कोई भूखा पेट नहीं सोता। अगर आपके पास हुनर है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो आप मुंबई नगरी में जरूर अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। ये मुंबई के ऊपर एक वरदान भी रह चुका है। सर घरों ये की समस्या है, भीड़ की समस्या है, ये हम मानते हैं, और इसी के चलते हुए कोरोना जैसी महामारी का फैलाव भी मुंबई शहर में ज्यादा हुआ। अंतरराष्ट्रीय शहर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में, जेएनपीटी जैसा एक समुद्र का पोर्ट हमारे पास है, इसीलिए बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो भी मुंबई शहर में ज्यादा है। जो टॉप ग्रेड के कॉर्पोरेट्स हैं वो भी मुंबई शहर में रहते हैं, और इसीलिए शायद जिस प्रकार से जो फैलाव वायरस का हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ। इस चीज का बेहद खेद हमें है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार एक सेंसिबल सरकार है। किसी भी प्रकार का राजनीतिक दावपेच ना करते हुए इसने मदद नहीं की, ये सरकार ने ये नहीं किया, ऐसे ना करते हुए हमारी सरकार ने हर कोरोना पेशेंट के दृष्टिकोण से उसको सुविधा मिले, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिले, इसके लिए सारी चीजें मुहैया करा रखी है। हमें अंदाजा था, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो पंजाब और महाराष्ट्र ये कुछ पहले राज्य रहे जिन्होंने लॉकडाउन सबसे पहले घोषित किया।
नेशनल लॉकडाउन से भी पहले घोषित हुआ, और उसके बाद नेशनल लॉकडाउन और फिर लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, अब शायद आने वाले 17 मई के बाद हमें पता लगेगा कि क्या परिस्थिति है। सर लेकिन मैं इसमें इतना इसमें लोगों पंजाब को की जिक्र हुआ आश्वस्त है करना चाहूंगा जी। कि महाराष्ट्र में टेस्टिंग का प्रमाण भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के सारे राज्यों के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो महाराष्ट्र में कोरोना की टेस्टिंग सबसे ज्यादा है, लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है। इसीलिए हमें पता भी लग रहा है कि वहां पे एग्जैक्टली ग्राउंड रूट पे, ग्रास रूट पे क्या परिस्थिति है, और उससे जूझने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूंगा कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ करना चाहिए, जो कुछ कर रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने सभी राजनीतिक दलों का सपोर्ट भी मांगा है। पिछले 4 दिन पहले अगर आपने देखा हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 दलों के नेताओं की एक बैठक ली, उसके अंदर कोरोना के बारे में पूरी जानकारी भी उनको दी, और उस जानकारी के माध्यम से लोगों से मदद भी की। ये समय नहीं है राजनीति करने का। मैं किसी भी विपक्ष या विपरीत विचारधारा की सरकार का, या देश में हो या अन्य राज्य में हो, उनके ऊपर में राजनीति ना करते हुए, कोरोना की महामारी एक वैश्विक संकट है, हमारे देश पर आया हुआ संकट है, इसको हमको एक साथ मिलके उसको जूझना पड़ेगा। सर ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं इस बीच। अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं, जैसे आपका कहना है कि इस टाइम पे ऑपोजिशन और वो कुछ नहीं देखा जा रहा, और हम एक स्तर पे होके, क्योंकि कोरोना से फाइट करना है, जो कि एक कंट्री की, हमारे नेशन की समस्या है, हमें उसको उभार करके लाना है। तो सर उसमें ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि खास करके अगर वो महाराष्ट्र को देख रहे हैं जहां पे नंबर ऑफ केसेस बड़े हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे आपका कहना है क्योंकि लोगों की आने की, माइग्रेंट्स की आने की तादाद बहुत ज्यादा है व्यवसाय के लिए। पर सर उसको देखते हुए वो कह रहे हैं ये सरकार की जो है विफलता का एक रूप है जिसने ले लिया है। तो सर इसके बारे में आप कोई टिप्पणी देना चाहेंगे इस टाइम पे हमारे माध्यम से? देखिए, किसी भी सरकार को विफल सरकार कहना मुझे नहीं लगता इस समय उचित है। आज जिस प्रकार का माइग्रेंट की समस्या अगर मुंबई में हुई, तो क्या वो गुजरात में नहीं हुई? क्या वो सूरत में नहीं हुई? क्या वो अन्य शहरों में नहीं हुई? तो किसी सरकार को उस चीज के एंगल से देखना, मुझे लगता है इस समय इस प्रकार की राजनीति करना उचित नहीं है। रेलवे ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर का विषय नहीं है, रेलवे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। रेलवे के सारे एम्प्लॉइज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है। स्वाभाविक रूप से स्टेट गवर्नमेंट बसें चला सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट रेलवे नहीं चला सकती। इतने बड़े पैमाने पे अगर मजदूरों को अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर भेजना है, तो रेलवे की सुविधा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए शायद 15 दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को खत लिखकर रेलवे, विशेष रूप से श्रमिक भाइयों के लिए रेलवे सुविधा देने की मांग की, और उन्होंने मान्यता भी दी। और पिछले आप देखें 7-8 दिनों से रेलवे के कई जैसे नासिक से रेलवे स्टार्ट हुई, भिवंडी से स्टार्ट हुई, और जहां जहां ये माइग्रेंट वर्कर्स का जत्था है, वहां से उनको अपने अपने प्रदेश में भेजने की एक शुरुआत हो चुकी है। सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जब हम बैंकिंग की और पेमेंट्स की बात कर रहे हैं तो, और ऑब्वियसली इकोनॉमी को लेकर के बात है, ये जो अभी रिसेंटली जो वाइन शॉप्स खोली गई थी, ऑब्वियसली तो आप इसे कैसे देखते हैं कि ये इसलिए खोली गई थी ताकि खास करके अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं जहां पे तादाद बहुत ज्यादा थी कोरोना पेशेंट की, यहाँ पे अर्थव्यवस्था को कोई, आपको क्या लगता है उसमें कोई विघ्न डालने के लिए खोला गया था या कोई गेम्स के लिए खोला गया था, क्योंकि ये ऑब्वियसली सेंटर का सब्जेक्ट माना जाता है? तो इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, अलग अलग प्रदेशों की सरकार ने अपने अपने राज्यों में वाइन शॉप्स खोलने की इजाजत दी है। वाइन शॉप्स के माध्यम से लोगों का जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो तो हो ही रही है, लेकिन एक रेवेन्यू जनरेशन भी स्टेट को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं अपने देश के या बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने इस पहले भी कहा है, चाहे वो फिल्म स्टार कोई लोग हो या कोई पॉलिटिकल का लोग हो, उन्होंने सबने कहा कि वाइन शॉप्स को आपने खुला करना चाहिए। और उस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग निर्णय लिए। महाराष्ट्र में निर्णय हुआ क्योंकि एक ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने की वजह से शायद लोगों ने बहुत ज्यादा भीड़ लगाई, और मुंबई में 1 या 2 ही दिन के अंदर उस आदेश को वापस लिया गया और वहां पे फिर से एक बार प्रोहिबिशन को इम्पोज किया गया।
तो ये सारी चीजें हुई। इसमें सेंट्रल एक्साइज की जब बात आती है उसको भी देखा जा रहा है, उस पहलू को भी, तभी मेरा सेंटर को बीच में डालने का एक मकसद था इसमें कि आपकी क्या राय है उस पहलू से भी। लोग इसको देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्योंकि लोगों का ये भी प्रश्न था, जैसे यहाँ पे तादाद ज्यादा है कोरोना की, तो इसमें ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की धज्जियां उड़ी हैं, नो डाउट, तभी आपको भी स्ट्रिंजेंट एक्शंस भी लेने पड़े हैं। तो सर आप इसको क्या देखते हैं, ये सेंटर का कोई पहलू है, क्योंकि लोग इसको मिसमैच तरीके से दे रहे हैं, आप उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का लॉकडाउन एक कायम स्वरूपी हो। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आने वाले समय में हम उस चीज का इंफॉर्मेशन लेंगे, किस प्रकार से हमको लॉकडाउन को निकालना है। और लॉकडाउन इम्पोज करना एक बात है और लॉकडाउन से बाहर निकलना दूसरी बात है। लॉकडाउन से बाहर निकलते समय एक ग्रेडेड अप्रोच या एक किस प्रकार का अप्रोच हमें लेना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम अपने अपने लॉकडाउन को निकाल पाए और लोगों को सुविधा दे पाए। क्योंकि एकदम से अगर लॉकडाउन उठेगा तो जिस प्रकार से वाइन शॉप के सामने जिस प्रकार की चीजें हुई, शायद वो कल रेलवे स्टेशन में होंगी, शायद वो एयरपोर्ट में होंगी, या किसी रेस्टोरेंट में भी इस प्रकार सा हो सकता है, किसी मॉल में भी इस प्रकार से इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि फिलहाल किसी भी चीज की समीक्षा हम कर सकते हैं, राजनीतिक टीका टिप्पणी ना करते हुए जो भी पर्याप्त व्यवस्था है लोगों के लिए, उसके लिए सरकार ने ठोस प्रयत्न करना चाहिए। सर और मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप जी 16 तारीख की जैसे अटकलें लगाई जा रही हैं, 16 के बाद लॉकडाउन जो है उठेगा, और जैसे परिस्थितियां आप जानते हैं कि आपके किसी के हाथ में नहीं है, ये जो कोरोना जो है फैलता जा रहा है, तो इस पे सरकार की तरफ से क्या है सर? लोग बहुत बेसब्री से, बिजनेस हाउसेज इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से आप इसको खोलेंगे, और 16 के बाद या तो ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो उनका सवाल यह है कि हमारे बिजनेसेस का और ही ज्यादा, मतलब वो और ही ज्यादा एक तरीके से खराबी की तरफ हो जाएगा। तो सर उस पे क्या पहलू है आपकी सरकार का, क्या वो देने वाली है 16 के बाद? गौरव जी, पूरे देश को ना 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है। जहां पे ग्रीन जोन है वहां तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई अभी इम्पोजिशन या रेड जोन की, जहाँ पे रेड जोन है, जैसे मैं अपने स्टेट में अगर कहूंगा तो एमएमआर मुंबई रीजन है या पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन है, तो ये जो रेड जोन है वहां पे जरूर कुछ ना कुछ निर्बंध होंगे, किसी ना किसी प्रकार के लोगों को एक लिमिटेशंस दिए जाएंगे, और उसके लिए शायद लोगों को इस डायरेक्टिव के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो ग्रीन जोन में है वहां पे इंडस्ट्री है, वहां पे सर्विसेज हैं, वो सब सर्विसेज और इंडस्ट्री को शुरू करने का एक प्लान एमएचए ने या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उसी प्रकार का एक प्लान बनाया और लोगों को बताया जाएगा बकायदा कि कौन सी इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, कौन सा सरफेस। जैसे अभी कल परसों में नितिन गडकरी जी को देख रहा था, जो हमारे मंत्री हैं सेंटर के, महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में सरफेस ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट शुरू की जाएगी। तो एक बहुत ही वेलकम सजेशन है, क्योंकि सारा जो गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट है वो ट्रकों से, लॉरी से चलता है। पिछले 1 से 1.5 महीने में अगर आपने देखा हो तो सारे पेट्रोल पंप भी बंद है, अदर देन एसेंशियल सर्विसेज। पुलिस की गाड़ियों में या रेवेन्यू या सरकार की गाड़ियों में इससे ज्यादा कोई सेल नहीं हुई। तो सारी चीजें इकोनॉमिक ड्रिवन हो चुकी है। आने वाले समय में जो भी हमें करना पड़ेगा, एक तरफ नागरिक की सुरक्षा, दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 2 इंपॉर्टेंट पहलुओं को रखते हुए हमको करना पड़ेगा। हमारी सरकार और मुझे लगता है बाकी के प्रदेश की सरकारों ने भी अपना अपना खर्चा कम किया। नई योजनाओं के ऊपर पैसा ना खर्चा करते हुए सद्य स्थिति के अंदर लोगों को किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे पाए, ये इसके लिए हमारी सरकार अब काम कर रही है। सर मतलब अगर मैं मुंबई का, मैं समझना चाह रहा हूं सर, अगर मैं मुंबई की बात करूं जो कि एक रेड जोन में है, और जैसे आपने भी बताया पुणे भी है सर, उसमें अगर मैं बात करना चाहूं कि ये जो भी आप डिसीजन लेगी या जो भी सरकार डिसीजन लेगी, इसमें कुछ हद तक निजात मिलेगा 16 के बाद, और आप प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ लोगों को फॉलो करते हुए, या वैसे के वैसे ही वो लोग घर पे बैठे रहेंगे जैसे अभी तक किया है? नहीं, देखिए, कंटेनमेंट जोन भी कम हो रहे हैं। रेड जोन के अंदर जो कंटेनमेंट जोन है उसमें भी धीरे धीरे अब लोगों को रिलीफ मिल रही है। जैसे मुंबई में वर्ली एक बहुत बड़ा कंटेनमेंट जोन था, धारावी एक बहुत बड़ा कंटेनमेंट जोन था, तो वर्ली में अब लोगों को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया है, धारावी में अब धीरे धीरे लोगों को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% लोगों को रिलीफ मिल पाएगी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने तक लोगों को रिलीफ मिलेगी। शायद लोग
जो आज अपने आप को बहुत ही ज्यादा बंदिश में जी रहे हैं, इस प्रकार की बंदिश नहीं रहेगी, लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। ये थे हमारे साथ महेश तपासे, जो कि एनसीपी के स्पोक्समैन हैं, जिनका कहना है कि आने वाले जो एमएलसी चुनाव हैं उसमें जो गठबंधन की सरकार है वो एकजुट से ही इस इलेक्शंस को लड़ती हुई नजर आएगी, जो कि देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। ये थी गौरव नरूला की रिपोर्ट मुंबई से पॉलिटिकल दांव पेच के लिए।